All right, good evening, students. So, I hope you all are doing very good. So, once again, I welcome you all on the YouTube channel of वेद साइंस फाउंडेशन. ऑल राइट, वेद साइंस पे हम आपका स्वागत करते हैं और वेद साइंस फाउंडेशन पे जो है ये हम चैप्टर करने जा रहे हैं. तो देखते हैं. सबसे पहले तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वेद साइंस फाउंडेशन बेटा जी. वेद साइंस फाउंडेशन नाम से आपको एक चैनल मिलेगा जिसपे ये सारी वीडियोस आपको मिला करेंगी. ये जो लाइव सेशन है ये वहां पे होंगे. उसके अलावा हम जो है अभी जो लेक्चर्स कर रहे हैं और अभी जो चैप्टर करने वाले हैं वो किस किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं. ठीक है. तो वेद साइंस फाउंडेशन जो चैनल है वो फोकस करता है एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए, एनएसईजेएस की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. एमवीपीपी. इसके अलावा बहुत सारे अदर ओलंपियाड जो आईएपीटी वगैरह भी जो कराते हैं, एनएसओ, एनएसई. ठीक है. और ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड. ठीक है भाई. तो ये सारी चीजों पे फोकस करता है वेद साइंस फाउंडेशन और वहां पे आपको रेगुलर वीडियोस मिलने वाली हैं इन सारे एग्जाम्स के रिगार्डिंग अपडेट, इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन. इसके अलावा इनके इंफॉर्मेशन जो है, उसके अलावा लाइव क्लासेस क्लास 9th और क्लास 10th के लिए. ठीक है. लाइव क्लासेस जो चल रही हैं अभी ये वेद साइंस पे चल रही है, जो कि अभी शिफ्ट हो जाएंगी वेद साइंस फाउंडेशन पे और ये आपको वेद साइंस फाउंडेशन पे ही मिलेंगी. ठीक है. ये जो लाइव क्लासेस है बिल्कुल रेगुलर है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है. ऐसा नहीं है बीच में से कोई टॉपिक उठा के हुआ है. बिल्कुल आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है. ठीक है. तो ये था इंट्रोडक्शन की हमारा जो साइंस फाउंडेशन है वो किसके लिए काम कर रहा है. ठीक है. और उसको आपको सब्सक्राइब करना है बहुत जल्दी. ठीक है. जाके पहले उसको सब्सक्राइब करिए. उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि है 9th क्लास का सेकंड चैप्टर. ठीक है. अब हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं बट जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का वो आपका वेद साइंस पे ऑलरेडी वीडियोस आपको मिल जाएंगी. पहला चैप्टर है व्हाट इज मैटर. ठीक है. मैटर का आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप जाके चेकआउट करिए. अदरवाइज रोज शाम को इसी टाइम पे हम लाइव आते हैं अपने सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स को लेकर के. ठीक है. तो आप जाके वीडियोस को चेकआउट करेंगे तो व्हाट इज मैटर में फर्स्ट जो लेक्चर है वो हमने कराया हुआ है मैटर की क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बाद. ठीक है. उसके बाद हमने गैस लॉज कराई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एनएससी जेएस के पर्पज से और एनटीएससी के पर्पज से. जो भी स्टूडेंट क्लास 9th का है वो उनके लिए ये दोनों एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएससी जेएस एंड एमवीपीपी जो अभी 9th में हुए हैं. ठीक है. उनके लिए दोनों एग्जाम का प्रिपरेशन करना जरूरी है. जो अभी 10th में हुए हैं वो 10th में एनटीएससी का प्रिपरेशन करेंगे और वहां पे भी हमें 9th का सिलेबस फिर से पढ़ना पड़ता है. यानी कि ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट जो 10th में जाके एनटीएससी देने वाले हैं या फिर अभी के लिए एनएससी जेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेएसटीएससी जो कि अब एमवीपीपी हो चुका है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं. क्लास 8th का वो स्टूडेंट जो 9th में जाके एनएससी जेएस का एग्जाम देने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा बहुत सारे अदर ओलंपियाड्स भी है जो सब्जेक्ट वाइज होते हैं, उसके लिए भी आपको ये सारे वीडियोस रेगुलरली देखने चाहिए. ठीक है. तो चलिए अब शुरू करते हैं. हमारा जो है चैप्टर आज का है सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो. ठीक है. 9th क्लास चैप्टर सेकंड लेक्चर फर्स्ट. सो व्हाट इज मैटर जो हमने किया था उसमें हमने किया था कि जो भी हमारे आसपास के सब्सटेंस है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वॉल्यूम है, जो मेजरेबल है, उनको हम मैटर बोलते हैं. मैटर का हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, उनके प्रॉपर्टीज की, देन गैस लॉज वगैरह ये सब किया था. अभी जो है जो हमने मैटर पढ़ा था वी हैव सीन सो मच एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर अराउंड अस. ऑलराइट. सो नाउ वी हैव टू नो इज दिस मैटर प्योर और इम्प्योर. ऑलराइट. अभी हमें देखना है जो मैटर हमने अपने आसपास देखा है, जो भी चीजें हमने अपने आसपास देखी है वो प्योर है या इम्प्योर है. और अगर वो प्योर है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगी, और अगर वो इम्प्योर है तो हम कैसे उसको पहचान सकते हैं ये इम्प्योर है, और वो इम्प्योर को प्योर करने का क्या तरीका है. ठीक है. तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इज मैटर अराउंड अस प्योर. ठीक है. तो प्योरिटी के बारे में, व्हाट इज प्योरिटी, क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ मैटर, क्या क्या चीज है, क्या क्या सब्सटेंस है जो प्योर सब्सटेंस है. इसके अलावा इम्प्योरिटी जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी और रिमूव कैसे की जा सकती है. चलिए शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर मैटर. जो यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस मैटर इज ऑफ टू टाइप्स, आइदर प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि किस फॉर्म में मिलता है, मिक्सचर. तो प्योर मिलता है या फिर मिक्सचर मिलता है. मैटर इज ऑफ टू फॉर्म्स, आइदर प्योर और इम्प्योर. ठीक है.
जो ये प्योर सब्सटेंस है ये क्या होता है, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सारे इनके मीनिंग करने वाले हैं। अच्छा, अब जो 9th क्लास हम कर रहे हैं ये हम यहाँ से फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना साइंस का, और पहली बार केमिस्ट्री जो है 9th क्लास में अलग पढ़ाई जाती है बच्चों को, ठीक है। तो यहीं से हम एक एक चीज को जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं आपके साइंस के फाउंडेशन को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर एक चीज का आपको मतलब बताएंगे, केमिस्ट्री में, साइंस में कोई भी चीज का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट, तो देखते हैं एलिमेंट्स जो है और कंपाउंड जो प्योर सब्सटेंस, दो ही चीजों में आइडेंटिफाई किया, सॉरी प्योर सब्सटेंस अगर होगा तो या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा और इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर सब्सटेंस जो है, इम्प्योर दो तरीके से हो सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, और यू कैन से मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस दो तरीके के होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस, प्योर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट देम, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आपके आसपास जो भी सब्सटेंस है वो प्योर है या इम्प्योर है, इसको हम कैसे जान सकते हैं, ठीक है। हाउ डू वी आइडेंटिफाई देम, ठीक है। तो देखेंगे प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस जो है उनका क्या होता है, सारे पार्टिकल उसमें सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कहेंगे प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज ओनली वन और सेम काइंड ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। जस्ट लेट्स से हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमने वाटर लिया है, ठीक है, प्योर वाटर लिया हमने, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर, ठीक है। प्योर वाटर में हम बोलेंगे कि हमारे पास एक पूरा कंटेनर रखा है, ठीक है। तो हम उसमें से कोई भी मॉलिक्यूल अगर वाटर का उठा के उसको देखते हैं तो यू वेरी वेल नो वाटर को हम H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो हमें हर मॉलिक्यूल जो है इसी तरीके का मिलेगा, H2O, टू हाइड्रोजन आर कनेक्टेड टू वन ऑक्सीजन, H2O इसी तरीके से मिलेगा। इसके अलावा लेट्स से अगर हम आयरन का पीस लेते हैं कोई Fe, तो उस पूरे आयरन के पीस में हर एक एटम जो है वो आयरन का ही एटम होगा। तो सारे कंपोनेंट जिन जिन से मिलके, क्योंकि हम मैटर की प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, मेटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस जो है उसमें सारे पार्टिकल आर ऑफ सेम टाइप, ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमें पता चल जाएगा। चलिए, तो अब हम देखते हैं अगर सारे सेम टाइप के पार्टिकल है तो उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस है। अब प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी कैसे है और उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, पहली चीज क्या है, प्रॉपर्टी, एंड देन आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। Who's this? आर्य, आपको क्या प्रॉब्लम है बेटा, क्या डाउट है आपका, ये आई एम नॉट गेटिंग इट। ये आपका कंसर्न नहीं है ना आर्य, इट्स नॉट योर कंसर्न, ओके। ऑल राइट, सो लेट्स सी, अ प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है डेफिनेट होती है, फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंस। तो कोई भी प्योर सब्सटेंस हम लेंगे उसकी एक कुछ प्रॉपर्टीज होती है और उसकी प्रॉपर्टीज दूसरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो ये है प्योर सब्सटेंस का एक क्राइटेरिया, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है, कॉम्पोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स क्या है, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो है मतलब उनके अपियरेंस में चेंज करके, अगर उनके फिजिकल स्टेट में चेंज करके हम उनके कॉम्पोजिशन में कोई भी चेंज नहीं ला सकते। लेट्स से वी आर हैविंग H2O, अगर हम इसको क्या करते हैं, बॉईल कर देते हैं, हीट करते हैं, तो ये H2O गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इसको हीट किया, तो अगर ये वाटर प्योर है तो हीट करने पे भी इसका फॉर्मूला यही रहेगा H2O, कोई यहाँ पे ऑल्टरेशन नहीं होगा। तो मेन चीज क्या है, प्योर सब्सटेंस वो है जिनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी दूसरे की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग है, और उस प्रॉपर्टी को हम चेंज भी नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। केमिकल मेथड से बॉन्ड्स ब्रेक करके, रिएक्शंस करा के वो सब हम कर सकते हैं, बट बाय एनी फिजिकल मेथड उसको हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इसका एक जो इंपॉर्टेंट आप देखेंगे यहाँ पे,
प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द फंक्शन ऑफ इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा हमने लास्ट क्लास में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अच्छे से किया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैसियस, सॉरी लिक्विड सब्सटेंस। तो सॉलिड किस पॉइंट पे, किस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे लिक्विड में चेंज होता है ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या था, ऐसा पॉइंट जिसपे कोई भी लिक्विड बॉईल होता है बट वहां पे होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर हम कोई भी चीज लेते हैं जो कि अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेते हैं जिसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स आता है तो वो प्योर है, और अगर उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं है तो वो इम्प्योर है। अब कैसे फिक्स, लेट्स से वी आर हैविंग वन लिक्विड, हमने वाटर ही लिया, H2O लिया, हम उसको बॉईल करते हैं और वो 100 डिग्री पे बॉईल हो गया, ठीक है। अब आप हमेशा बोलेंगे 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, ठीक है। हम कहते हैं कि बाय एनी मीन्स हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट 70 भी कर दिया, तो अब बोलेंगे क्या ये प्योर है कि नहीं। अगर मैंने एक वाटर लिया जो 100 डिग्री पे बॉईल हो रहा है बट मैंने कुछ कंडीशंस में ऑल्टर करके उस वाटर को 70 डिग्री पे बॉईल करा दिया, तो क्या ये प्योर है कि इम्प्योर है 70 वाला, क्योंकि मैंने तो बोला कि मेल्टिंग पॉइंट फिक्स, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए, और हम तो जानते हैं फिक्स जो है 100 है। तो फिक्स का मतलब क्या है, इज दिस अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक टेम्परेचर का पॉइंट है जिसपे बॉईल हो रहा है। इस तरीके से हम फिक्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि जिसका भी एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है, जिस भी स्पीशी का एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, दैट स्पीशी इज प्योर ओनली। तो अगर ये वाटर 100 पे बॉईल होता है तो भी, और अगर ये 70 पे बॉईल होता है तो भी, जब तक हम टेम्परेचर का एक फिक्स वैल्यू रखेंगे तब तक वो एक प्योर सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करेगा। बट द मोमेंट वी स्टार्ट राइटिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O लाइक दिस 100 to 102 डिग्री सेल्सियस इन अ रेंज, now this is a range of a boiling point, this is a range of a boiling point, ये sharp point नहीं है, it is not just a point, it is a range। so whenever the melting point is written in the form of a range, तो वो क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस प्योर नहीं होता। कैसे, जब वो बॉईल होता है तो एक रेंज में बॉईल होता है, ठीक है। और जब भी प्योर या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट जिसका है वो क्या होता है, एक शार्प पॉइंट आता है, उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, इम्प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रेंज में होता है, ठीक है। तो यहां से बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी सेम कंडीशन होगी, यहां से हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। तो प्योरिटी का क्राइटेरिया क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को चेकआउट करना, ठीक है। टू चेक आउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज द क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी रेंज में होगा, जैसे H2O यहाँ पे है, H2O का अगर रेंज में लिख दिया हमने 100 से लेके 102 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इम्प्योरिटी को दिखाता है, इम्प्योरिटी। किसी का भी मेल्टिंग पॉइंट ऐसे रेंज में होगा तो वो इम्प्योरिटी को दिखाता है, ठीक है। और जब भी कोई फिक्स पॉइंट होगा तो वो प्योरिटी को दिखाता है। ऑल राइट, अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है भाई, दो तरीके का पढ़ा था हमने, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, टू फॉर्म्स वर देयर। सो लेट्स सी व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट को स्टडी करते हैं हम, एलिमेंट किसको बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटोइन लॉरेंट लेवोइजियर डिफाइंड एलिमेंट, उसने सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। हाउएवर दिस नेम एलिमेंट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल जो है उन्होंने ये नेम दिया था एलिमेंट, बट दिस डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म वाज गिवन बाय लेवोइजियर। सो a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction, ठीक है। एक बेसिक फॉर्म है जिसको हम और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, सिंपलर स्टेबल स्पीशीज में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बोला था एलिमेंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो पार्टिकल की वो स्टेज जिससे ज्यादा उनको ब्रेक करेंगे तो उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लो H2O की बात करूं तो हमने एक कंटेनर पानी से भरा हुआ लिया, उसका सिंपलेस्ट ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल H2O। बट अगर हम इसको और भी सिंपलेस्ट में ब्रेक करें तो ये क्या देगा, HHO। इस तरीके से तीन चीजें हमें दे सकता है। बट अगर हम इसमें देखते हैं, अगर हम कोई और स्पीशीज देखते हैं, अब ये HHO जो बन गए हैं इनको फर्दर किसी में
हम ब्रेक नहीं कर सकते जो कि स्टेबल स्पीशी हो। तो क्या है, अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बिल्कुल बेसिक, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कोई नया सब्सटेंस बन ही नहीं सकता। नया सब्सटेंस मतलब कोई भी स्टेबल स्पीशी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। बाय केमिकल रिएक्शन बोले, फिजिकली तो हम वाटर को भी HHO में कन्वर्ट नहीं कर सकते, केमिकली कर सकते हैं, बट केमिकली भी अगर इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बेटा अभी तो हम नहीं बता सकते हैं क्या है। ठीक है, बिकॉज इस साल बहुत अनसर्टेनिटी थी, चेंज था पैटर्न में, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड कट ऑफ MVPP की अभी नहीं बता सकते हैं आपको। बट द मोमेंट वी गॉट एनी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल ही नोटिफाई कर दिया जाएगा आदित्य। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है तो पूछिए, और ये चैप्टर को पढ़ते रहिए, अपने छोटे कजन्स को या किसी को रिकमेंड करिए। 9th के चैप्टर्स और 10th के चैप्टर आप पढ़ना शुरू करिए अगर आपने MVPP का पेपर दिया है तो। चैनल पे जाके 10th की बायोलॉजी, 10th की केमिस्ट्री और 10th की SST पढ़ना शुरू करिए। ओके आदित्य, ठीक है, चलिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। तो अब एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो 118 एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है हमारे पास, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचर में मिलते हैं। ठीक है, नेचुरल होते हैं, जो नेचुरली अकरिंग होते हैं, वाइल रेस्ट आर मैन मेड। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 92 आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट आर मैन मेड। ठीक है, नाउ कैसे ये एग्जिस्ट करते हैं, 2 ऑफ देम एग्जिस्ट एज लिक्विड। ठीक है, जो भी ये यहाँ पे जो है एलिमेंट्स है, इनमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मली उनकी एलिमेंटल फॉर्म में ही लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ 2 ही है, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। मर्क्यूरी एक मेटल होता है, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है। ये क्या होते हैं मेटल नॉन मेटल, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, ये भी हम बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 11 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज गैस। 11 एलिमेंट्स गैस की तरह एग्जिस्ट करेगा, कैसे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये जो है ये गैस की तरह एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम बात करें 118 एलिमेंट जो नॉन है उनके लिए। ठीक है, एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा जो बचे हुए वो सब सॉलिड होते हैं। तो एलिमेंटल फॉर्म में, अपनी बेसिक फॉर्म में सिर्फ मर्क्यूरी और ब्रोमीन 2 ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो गैसेस दी हुई हैं यहाँ पे 11 है, एंड ऑल ऑफ देम, रेस्ट ऑफ देम आर सॉलिड्स। बाकी सब क्या है, सॉलिड्स हैं। ऑलराइट, तो ये एलिमेंट का कुछ हमने डेफिनेशन पढ़ा कि एलिमेंट क्या है, एक ऐसी स्मॉलेस्ट स्पीशी है जिसमें क्या है, सारे पार्टिकल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट जो है इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एलिमेंट्स के। दिस हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, सॉरी, दिस आयरन इज एन एलिमेंट। यहाँ पे जो आयरन है ये एलिमेंट है। तो अगर हम एक आयरन ले लेते हैं, उसमें सारे आयरन इसी फॉर्म में मिलेंगे, Fe। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो नेचर में एग्जिस्ट करता है O की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वो किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, O2 की तरह। सो दिस इज एलिमेंटल फॉर्म। ठीक है, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, H2 की तरह। नाइट्रोजन की बात करें तो ये किसकी तरह एग्जिस्ट करेगा, N2 की तरह। अब देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, वाटर में आप HHO में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट दे आर नॉट स्टेबल। हमने कहा था सिंपलर स्टेबल स्पीशीज नहीं बना सकते, जिससे जैसे हमने वाटर को तोड़ के ये जो चीजें बनाई, ये स्टेबल नहीं, दे आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल, दे आर अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये जो चीज है, अगर इसी ऑक्सीजन की और इसी हाइड्रोजन की बात करें तो ये किस फॉर्म में स्टेबल होंगे, O2 और N2 और H2 इस तरीके से। तो इनका स्टेबल फॉर्म क्या है भाई, एलिमेंटल फॉर्म है O2 N2 H2। ठीक है, ऑल राइट। अगर इनसे छोटे में ब्रेक किया तो ये स्टेबल नहीं होंगे, HON, ये स्टेबल नहीं होते अकेले। ठीक है, तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमने देखी, किस तरीके से उनकी फिजिकल स्टेट है, कैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। सो बिफोर गोइंग टू दैट, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। ठीक है, जहां पे आपको सारे यहाँ पे कंटेंट मिलते रहेंगे। ऑल राइट, नाउ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो बेटा, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स टोटल एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी मस्ट नो उन सबको याद कैसे रखें। 118 मेंबर है हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री की फैमिली में, इतने सारे मेंबर्स का नाम कैसे याद रखेंगे और सिंबल कैसे याद रखेंगे। तो हमने यहाँ पे सबका नाम ना लिखना पड़े इसलिए सिंबल बनाए, और सिंबल्स को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी। अ सिंबल इज अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने से अच्छा है हम उसका एक छोटा सा नोटिफिकेशन, सॉरी, छोटा सा यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट नोटेशन, उसको हम बोलते हैं सिंबल। कोई भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमें बार बार पूरा नाम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस तरीके से ना लिखना पड़े, इसलिए सबके सिंबल बना दिए हैं जिनसे उनको लिखना इजी हो जाए।
ठीक है। तो फॉर सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम ऑफ द एलिमेंट इज टेकन। एग्जाम्पल हमने बताए हैं। तो कहते हैं ये जो एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इनको कैसे हम सिंबलाइज करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो कहते हैं कि पहली जो चीज है, कुछ कैटेगरी के एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें उनका नेम का इनिशियल लेटर ले लिया गया है उनका सिंबल बनाने के लिए। जस्ट लाइक हाइड्रोजन इज H, ऑक्सीजन इज O, नाइट्रोजन इज N, सल्फर इज S, फ्लोरीन इज F। ठीक है। तो ये क्या देखा हमने, इनके इनिशियल्स जो है वही इनके सिंबल हैं, इनिशियल्स जो है इनके नाम के वही इनके सिंबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ जो मतलब ऐसे हम फिक्स नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये जो सिंबल्स है ये कौन डिसाइड करता है, IUPAC के द्वारा डिसाइडेड है। ये IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। दे डिसाइड्स दिस थिंग कि कैसे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ऑलराइट, तो हाइड्रोजन को कैसे करना है, ऑक्सीजन को कैसे करना है, ये कुछ कुछ बताए। उसके अलावा जो बच गए हैं जिनका इनिशियल नहीं होता उनका कैसे होता है, लेट्स सी। फॉर सम एलिमेंट्स फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ एलिमेंट्स इज टेकन। पूरे एलिमेंट का जो नाम है उसके फर्स्ट 2 लेटर्स ले लेते हैं कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम Ca, हीलियम He, एल्यूमिनियम Al, नियोन Ne, सिलिकॉन Si एंड निकल Ni। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स हैं जो कि फर्स्ट इनिशियल 2 लेटर्स को लेके बनाए गए हैं सिंबल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सिंबल है जो मैच भी नहीं होते उनके नाम से, उनका नाम कैसे रखा गया, लेट्स सी दैट। सो सम एलिमेंट्स, फॉर सम एलिमेंट्स सिंबल्स आर नॉट सिंबल्स आर नॉट सिमिलर टू देयर नेम, बिल्कुल सिमिलर नहीं है। कैसे है, तो दीज सिंबल्स आर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम्स। लैटिन नेम से हमने इनके सिंबल लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से अब जो आएगा वो इम्पोर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अगर आप 9th क्लास में है तो आपके 9th क्लास के स्कूल के CBSE के कोर्स वर्क में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सिंबल्स जो हैं, एटॉमिक सिंबल पूछे जाते हैं आपसे, कोई एटम का नाम दे देंगे उनका सिंबल पूछेगा और उनमें भी ये जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बाकी सबका तो रट लेते हैं, इनका नहीं रटा जाएगा, जो रटेगा वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, सिंबल्स अगर बनाने हो तो इनिशियल वर्ड देखा और सिंबल बना दिया, बट इनके साथ ऐसा नहीं है। लेट्स सी हाउ। तो ये जो सोडियम है इसका सिंबल है Na, पोटेशियम सिंबल हैविंग K, लेड सिंबल हैविंग Pb, आयरन Fe, कॉपर Cu, गोल्ड Au। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनके सिंबल उनके नाम से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। ठीक है, मैच नहीं करते हैं। तो देखते हैं, सोडियम क्या भाई, नेट्रियम। ये जो नेम है इनके लैटिन नेम्स है, लैटिन नेम्स है जो ये फेमस थे, जिन नेम से लैटिन नेम से फेमस थे, तो इनका सिंबल भी इसी से ड्राइव हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं, सोडियम नेट्रियम, ठीक है, पोटेशियम जो है केलियम, Pb प्लम्बम, लेड जो है वो प्लम्बम नाम था उसका जिससे वो बना है, आयरन फ्रॉम फेरम, कॉपर गॉट्स इट्स सिंबल फ्रॉम क्यूप्रम, ओके, ऑरम गॉट्स इट्स सिंबल फ्रॉम, सॉरी गोल्ड गॉट्स इट्स सिंबल फ्रॉम ऑरम। ये इनके नाम थे लैटिन नेम्स जिनसे हमने इनका सिंबल देखा। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स के सिंबल क्या है, किस तरीके से एलिमेंट नेचर में मिलते हैं, दैट वी हैव सीन। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जो एलिमेंट्स हमने पढ़े उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सो दीज एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, सो देयर आर 82 मेटल्स आर नॉन, 82 मेटल्स है टोटल जिनको हम जानते हैं, 28 नॉन मेटल्स हैं, 28 नॉन मेटल्स हैं, जिनमें से ये 6 तो इसमें से नोबल गैसेज ही हैं। आउट ऑफ दीज 28, 6 आर नोबल गैसेज। ठीक है, एंड मेटलॉइड्स 7 आर मेटलॉइड्स। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन, कैसे ये सारे 118 एलिमेंट्स हमारे पास क्लासिफाइड है डिफरेंट क्लासेस में। ओके, तो अब इनके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। ये जो मेटल नॉन मेटल है, आपने 8th क्लास में, जो बच्चा अभी 9th में हुआ है उन्होंने 8th क्लास में ये पढ़ा होगा। जो 8th का बच्चा है आपके लिए अच्छा है, आप 8th में पढ़ने वाले थे, आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चा 10th का है उनको ये प्रॉपर्टीज आती होंगी, बट आपका चैप्टर 3 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जो है मेटल नॉन मेटल है, जहां पे फिर से आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर 8th, 9th एंड 10th। 8th क्लास का बच्चा हो या 9th क्लास का बच्चा हो, और यू कैन से यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, 10th अभी जो 10th में हुए हैं। ठीक है, उनके लिए अगर ऐसा कोई भी सीन है इनमें से आपका, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सो लेट्स स्टार्ट।
about discussing these topic. ऑलराइट, सो शुरू करते हैं, बट उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, दैट इज वेद साइंस फाउंडेशन। वेद साइंस फाउंडेशन को जाके सब्सक्राइब करिए, वहां पे आपको ये जो भी ओलंपियाड है इनसे रिगार्डिंग वीडियोस मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं, मेटल से स्टार्ट करते हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज आपको भी आती होंगी, 8th क्लास में पढ़ी हैं, ठीक है, और 9th क्लास वालों को बिल्कुल आती हैं, और 10th क्लास वालों को भी आती हैं, क्योंकि उनका जो है 10th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनका जो है अभी एग्जाम होगा एनटीएससी का, उसमें ये आने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी चीज है एम जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है, अब कोई भी एटम, बेटा आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स अगर है 8th के हैं तो मैं आपको बता दूं, कोई भी एटम जब बनता है, कोई भी एक स्मॉल स्पीशीज जब बनती है तो बनती है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से। ये पूरा चैप्टर हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है, कैसे एटम बना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है, और ये कहाँ पे काम आएगा, मेटल की जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए समझ में आएगा आपको कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अब ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशीज जो है वो इक्वल नंबर में होती है एटम में, इक्वल। तो अगर हम कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इफ वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या एक्सेस में हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे इस बात को। बात क्या है कि कोई भी एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है। अगर हम कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो बचेगा टोटल पॉजिटिव, और ये जो स्पीशीज जिसपे भी ये जो एम लिया था हमने और एम प्लस आ गया है ये, क्योंकि पॉजिटिव एक्सेस में हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं केटायन। सो एनीथिंग, एनी स्पीशी हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड व्हाट, केटायन। जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया उसको हम केटायन बोलेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दे हैव लस्टर। बहुत शाइनी सरफेस होती है मेटल्स की, ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, तो शाइनी सरफेस होती है उनकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, दे जनरली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी को, इन प्रॉपर्टीज को प्लीज ढंग से समझ लेंगे। शाइन के पीछे भी रीजन है, उसको बता देते हैं। शाइन क्यों है, क्योंकि इनके पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो है अवेलेबल है। तो अवेलेबल है तो मेटल की सरफेस जो है उस पे क्या रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल सरफेस इज कवर्ड विद फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो क्या करती है, शाइन करती है। अच्छा, आपने देखा होगा कि किसी मेटल को अगर हम थोड़े दिन के लिए एक्सपोज कर देते हैं एनवायरमेंट में, एयर में, खुले में एक्सपोज कर दिया, तो वो शाइन नहीं करता। नया जो फ्रेशली कट आयरन होता है वो शाइन करता है, ग्रे कलर की शाइन होती है। बट वही आयरन को थोड़े दिन अगर आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दो तो वो शाइन नहीं करता है। तो रीजन क्या है शाइन के पीछे, कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते थे अब वो कहीं और ले जा चुका है, मतलब डोनेट हो चुके हैं, तो वो शाइन चली जाती है उनकी। तो फ्रेशली कट जो मेटल आयन होते हैं, सॉरी मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, शाइन करते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दे जनरली कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या जरूरी है। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को कंडक्ट करनी है अपने में से, सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, एनीवन कैसे बता सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए वी वांट टू थिंग्स। फर्स्ट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहली चीज हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। सेकंड, अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फ्री आयंस से भी काम चला लेंगे, ठीक है, फ्री आयंस। तो दो रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास अगर हमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है। वी नीड टू इधर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस, बिकॉज अगर आपको लेट्स से ये एक वो वायर है और आपको इधर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के दूसरी साइड तक लेके आनी है, ठीक है, तो क्या करोगे, आपको इधर से इधर इलेक्ट्रिसिटी को लेके आने कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए ना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री आयंस एक्ट एज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है। और जब चार्ज ट्रांसफर होता जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती जाएगी। बट इसके एक्सेप्शंस जो है वो क्या है, लेड एंड मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कैसे, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने कंडीशन क्या बोली कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फ्री आयन, दो कंडीशन उन्होंने बताई। मेटल के केस में इन दोनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस, ठीक है। तो देखते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, मेटल में आयंस अवेलेबल नहीं होते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
हीट कैसे कंडक्ट होती है? अब हीट जो कंडक्ट होती है उसको कराने के लिए हमें क्या कराना होता है? एनर्जी ट्रांसफर। हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू वाइब्रेशन, ठीक है, हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू वाइब्रेशन। कैसे करती है बेटा? लेट्स से वी आर हैविंग वन आयरन रोड जिसमें पूरे मेटल मेटल है। अगर आपने यहाँ पे हीट कर दिया, ठीक है, इस साइड से आप हीट कर रहे हो आयरन की रोड को कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा गर्म हो जाएगा, लोहा जो है वो पूरा, आयरन जो है वो पूरा रेड हो जाएगा अगर इसको इतनी तरफ से हीट कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि जब ये पूरा हीट हो चुका है तो क्या ये हीट इस साइड ट्रांसफर कर सकती है या फिर इस साइड ट्रांसफर कर सकती है, या फिर जहां से आपने पकड़ा हुआ है ये इसको, लेट्स से दिस इज योर हैंड, ठीक है, और इस साइड से आपने इसको पकड़ा हुआ है, तो ये इधर तक गर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेटल जो है वो हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल कंडक्ट्स हीट। अब ये हीट कंडक्ट करेंगे तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे उठ के तो जाएंगे नहीं, क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो जिसको सबसे पहले आग मिली वो वहां वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, वाइब्रेट करेगा। फिर थोड़ी देर बाद उसका पड़ोसी देखेगा, ठीक है, ये क्यों वाइब्रेट कर रहा है, वो उसे पूछने जाएगा, भाई क्या हुआ तुझे? तो वो अपना आधा चार्ज पड़ोसी को देके कट लेगा, ठीक है, किले भाई थोड़ा तू भी चख। अब उसका भी ऐसे ही हाल होने लगता है, वो भी गर्म होने लगता है, ठीक है, वो भी हीट अप हो जाता है। तो वो क्या कहेगा? थर्ड वाले को जाके सौंप देगा कि देखो ऐसी ऐसी बात है, ये रखो तुम, ठीक है। तो क्या हुआ? हीट जो है वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करती जा रही है, हीट ट्रांसफर कर रही है। कैसे? वाइब्रेशन से। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो वो क्या करते हैं? एक दूसरी जगह उठ के तो नहीं जा सकते, इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो क्या करते हैं? वहीं पे रखे रखे वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेशन जब किसी और एटम के उसमें आती कांटेक्ट में तो वो भी वाइब्रेट कर, अब दोनों वाइब्रेट करते, तो फिर जो थर्ड आया यहाँ से चलेंगे, वो थर्ड आया वो भी वाइब्रेट कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसे वाइब्रेशन जो है ट्रांसफर हो जाती है। नेक्स्ट इज दे आर डक्टिल। डक्टिल क्या होता है बेटा? दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ही डक्टिल होते हैं, वो वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती है। एंड सेकंड इज सॉरी फिफ्थ इज दे आर मेलिएबल, दे कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स। अब ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है इसको एक बार समझ लेंगे, इनका रीजन क्या है। मैं फिर से बता रही हूँ मैं क्या समझा रही हूँ। ये जो दो प्रॉपर्टीज दी है यहाँ पे, ये डक्टिल क्या होता है एंड मेलिएबल क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो भाई, एक बात ध्यान से समझना, मेटल के फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और एक स्टोन लिया हमने, स्टोन के फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों बहुत हार्ड है, दोनों की हाई डेंसिटी है। बट मेटल को जब हम ऊपर से हैमरिंग स्टार्ट करते हैं तो मेटल पिचकता जाता है, पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लंबे वायर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब नॉन मेटल, यानी कि अगर किसी स्टोन के ऊपर आपने पत्थर हैमरिंग करी है तो वहीं के वहीं ब्रेक हो जाता है। दोनों में डिफरेंस है। कोई बता सकता है इसको कि ये डिफरेंस क्यों है यहाँ पे? ठीक है, हमने दो सॉलिड्स लिए जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते थे, दोनों को हैमरिंग किया। अगर हम मेटल पे हैमरिंग करते हैं तो वो क्या होता है? थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक नहीं करता। उस पर हम फोर्स लगाएंगे, जब तक उसकी औकात है वो ब्रेक नहीं होगा, पिटने की औकात है वो पिटता रहेगा पिटता रहेगा। बट स्टोन्स में क्या है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बहुत सॉलिड है, बट जैसे ही ऊपर से फोर्स आया सब अपना अलग अलग हो गए, सब अलग अलग हो गए। कैन एनीवन टेल मी द रीजन ऑफ दिस? प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इसका आंसर पता है कि ऐसा क्यों हुआ कि एक मेटल को हैमरिंग करने पे वो थिन शीट में कन्वर्ट हुआ है, बट अगर एक स्टोन को हैमर किया है तो वहीं के वहीं ब्रेक हो गया है। एनी वन ऑफ यू प्लीज। चलिए, तो अभी हम बताते हैं इसका रीजन ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मेटल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो तो यहाँ पे पत्थर में भी थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों सॉलिड थे। बट मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर, मेटल्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो मेटल सब इलास्टिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या है? इलास्टिसिटी क्या होती है? अब आप इसको एक बार समझो, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है टेंडेंसी, नॉन मेटल नहीं, नॉन मेटल भी क्यों, मैं अभी आपको समझा रही हूँ अनिल, आप देखेंगे एक बार कि नॉन मेटल में ऐसा क्या हो गया बेटा। क्योंकि अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, जब हमने मैटर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि दो सॉलिड्स होते हैं, दोनों सॉलिड, और हमने पढ़ा सॉलिड की प्रॉपर्टी है वो होल्ड करके रखते हैं, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ये नॉन मेटल है, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन मेटल है, वो प्रॉपर्टी हम जानते तो है हमेशा से कि नॉन मेटल ऐसा नहीं करते, मेटल ऐसा करते हैं, बट द रीजन बिहाइंड दैट,
सॉलिड तो दोनों है, स्ट्रॉन्ग दोनों है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में है, दोनों ही टाइटली होल्ड कर रखे हैं, एक स्टोन को लेंगे और एक मेटल को लेंगे। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स इलास्टिक होते हैं। क्या आपने कभी इलास्टिक को देखा है? और इलास्टिसिटी क्या होती है इसको समझते हैं। इलास्टिसिटी होती है जैसे आपने एक रबर बैंड लिया, उसको आपने स्ट्रेच किया, उसको स्ट्रेच किया, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, वापस स्ट्रेच करेंगे थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। एज यू रिलीज द फोर्स इट रीगेन्स इट्स पोजीशन। यही इलास्टिक पढ़ा है आपने हमेशा, ठीक है। तो अब यही इलास्टिक अगर होता है तो मेटल्स में मैं कह रही हूँ इलास्टिसिटी इलास्टिक से भी ज्यादा होती है। रबड़ जो होता है, रबड़ से भी ज्यादा इलास्टिक होते हैं मेटल। और आप कहेंगे ये तो हमने सुना ही नहीं। हमारे हिसाब से तो इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी रबड़ में ही होती है। रबड़ बहुत इलास्टिक है, हम जानते हैं रबड़ बहुत इलास्टिक है, बट आई एम टेलिंग यू रबड़ इलास्टिक नहीं है। रबड़ से भी बहुत 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 ज्यादा इलास्टिक होते हैं मेटल, क्योंकि रबर की टेंडेंसी, इलास्टिसिटी का मतलब ही होता है टेंडेंसी टू रिटेन इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन को रिटेन करना, यही इलास्टिसिटी है। बट जो रबर हम लेते हैं, रबर बैंड जो हम लिया, उसको तो हम स्ट्रेच कर पा रहे हैं। एक बार हमने स्ट्रेच किया, छोड़ने के बाद वो वापस इकट्ठा हुआ अपनी शेप पे। बट मेटल ऐसे हैं जिन पे हम कितना ही हैमरिंग कर ले, कितना ही हैमरिंग कर ले, सुन लो ध्यान से, कितना ही हैमरिंग कर ले, वो एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं होते। ठीक है, इतने मोटे से अगर पीस मेटल का ले तो पिचक पिचक के पतला हो जाएगा, पर वो छोड़ने को तैयार नहीं, उधर ही साइड में इकट्ठा होता जाएगा, और वो छोड़ेगा नहीं उनका साथ, अपने दूसरे पार्टिकल्स का साथ वो नहीं छोड़ेगा। तो मेटल में क्या है बेटा, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से दे टेंड टू रिटेन देयर पोजीशन। जैसे वो थे वैसे ही रहने की कोशिश करते हैं। आप ऊपर से फोर्स मारे वो वहीं रुकेंगे, पर आपने ज्यादा फोर्स मारा तो थोड़ा साइड में फैल जाएंगे। ठीक है, अब ये मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी ये भी क्यों है, इसको फिर से एक बार देखते हैं कि साइड में ही क्यों फैलते। अगर हमने मारा उसको साथ में ही रहना था, कोई और भी तरीका हो सकता था। वो पतले क्यों होते जाते हैं, हम हैमरिंग कर रहे हैं, वो थिन क्यों होते जाते हैं। इलास्टिसिटी तो आपने मेरी समझ ली कि ठीक है मैडम, ये तो हमें समझ आ गया कि मेटल पे जब हम हिट करते हैं तो वो इसलिए नहीं टूटता क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते, इलास्टिक है। नॉन मेटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग थे, बट वो इलास्टिक नहीं थे। इलास्टिसिटी होती है जो अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। मेटल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, बट द मोमेंट हमने मेटल के फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाया, अगर मान लो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है तो क्या करेंगे, जितना इस बॉन्ड में फोर्स है उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, बट इलास्टिसिटी क्या होती है, आप फोर्स लगाओ वो छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ना नहीं चाहता, वो शेप को रिटेन करना चाहता है। अब देखते हैं। ठीक है अनिल, आई गेस अब आपको रीजन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गए तो प्लीज कमेंट करके बताएं अनिल। ठीक है, अब देखते हैं कि मेटल में ऐसा क्या होता है कि वो थिन होके बिल्कुल इतना, अगर हम हैवी पीस लेते हैं और उससे बहुत ही थिन शीट बन जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं जब हम हैमरिंग स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से हमने हैमरिंग करी, और हम हैमरिंग करते हैं तो मेटल के जो पार्टिकल्स है, ऐसे जो लेयर, मैंने लास्ट क्लास में मेटल की प्रॉपर्टी, सॉरी सॉलिड की प्रॉपर्टी बताई थी कि सॉलिड जो है वो लेटिस में एग्जिस्ट करता है। वेरी गुड, ओके। तो अभी ये पॉइंट और ध्यान से देखेंगे अनिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल जो है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेटल नहीं, कोई भी सॉलिड लेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब लेटिस क्या होते हैं, छोटे छोटे, जैसे अब मैं दीवार की बात करूं तो दीवार छोटे छोटे ब्रिक से बना है, ऐसे ही कोई भी सॉलिड छोटे छोटे लेटिस से बना है। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो लेटिस है, ये जो लेटिस है एक दूसरे के ऊपर से स्लिप करते हैं, इसलिए ये साइड में आते जाते हैं और लंबी वायर्स और थिन शीट बनती जाती है। अब लेट्स से हमारे पास इस तरीके से यूनिट सेल्स बनी होती है, जैसे मैं ब्रिक्स की बात कर रही हूँ उसी तरीके से हमारी लेटिस होती है, यूनिट सेल बोलते हैं जिनको। तो ऐसे हमारे लेटिस रखे होते हैं, हमने फोर्स लगाया, ये एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, तो क्या किया, चिपक के वहीं पे साइड में आके बैठ गए, वहीं पे साइड में आके बैठ गए, वहीं पे साइड में आके बैठ गए, हटेंगे नहीं एक दूसरे से। जब तक इनका जोर चलेगा ये साथ में रहने की कोशिश करेंगे। तो रीजन क्या है थिन शीट में कन्वर्ट होने का, बिकॉज द यूनिट सेल, द लेट इज स्लिप ओवर ईच अदर। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि वो बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत लंबी तार में वो टूटते नहीं है, जबकि दूसरी चीजें टूट जाती है। उसका रीजन क्या था, बिकॉज मेटल्स आर इलास्टिक। ओके आकांक्षा, good to know about you. You are most welcome on this channel. Okay, so if you are liking the concepts then please do like the video. Okay, तो हमारा कंसेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा आकांक्षा, कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी
ये आपने कभी पहले इस तरीके से देखी है तो बताओ, और अगर आपको अभी तक नहीं देखी तो अब समझ में आ गई है तो प्लीज जल्दी से बताएंगे। और आगे भी मूव करते हैं, अब हम अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सारे कि जो जो हम प्रॉपर्टीज रटते हैं हमेशा से उनका रीजन क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा केटायन बना रहे हो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डोनेट करने के लिए। शाइन क्यों किया, क्योंकि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शाइन करने के लिए वो जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं। कंडक्टिविटी क्यों शो करी उसने, कंडक्टिविटी के लिए हमें दो चीज चाहिए, दो मोड ऑफ ट्रांसफर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस। तो मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। ओके, ऑल राइट आकांक्षा, ठीक है। हीट कंडक्ट करने के लिए क्या किया, हीट कंडक्ट कैसे होती, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से। एक पार्टिकल को हीट किया तुमने, वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, उसके एडजेसेंट वाला जो पार्टिकल था वो उससे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा एनर्जी लेके। तो ऐसे जो साथ में रखे रहते हैं वो सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी का रीजन क्या है, इलास्टिसिटी। तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, इसी की और प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उनका रीजन क्या है। तो देखते हैं, दे आर सोनरस, दैट इज दे मेक अ रिंगिंग साउंड। अब सोनरस क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब मेटल मैंने कहा था बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं एक दूसरे को, और इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है। तो जब भी हम किसी मेटल को किसी सरफेस पे क्या करते हैं, हिट किया, लेट्स से दिस इज द सरफेस और ये हमारी मेटल की हमने वो लिए एक रोड और उसको हम इस पे हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, मेटल के पार्टिकल एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो वहीं पे वाइब्रेट करते हैं, तेजी से वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि हिट किया है हमने, फोर्स लगाया है। अब वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते उसको, वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, सब में एनर्जी आ जाती है, सब वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड सब में प्रोड्यूस होती है, ऐसे तो नॉन मेटल को भी हिट करेंगे तो प्रोड्यूस होगी, बट इनकी जो साउंड होती है वो रिंगिंग साउंड होती है। हाँ जी, बेल की तरह, लाइक अ बेल, वेरी गुड। हाँ, तो इनकी रिंगिंग साउंड होती है मेटल्स की। जब हम हिट करेंगे तो द मोमेंट वी अप्लाई फोर्स, तो वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं बहुत, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड। अदरवाइज बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, ये नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई डेंसिटी की। जो मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। इनकी डेंसिटी कम होती है, तभी तो इन सबको क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कट देम विद अ नाइफ। तो अगर आपसे पूछा जाता है ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं, सो दिस इज द एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ऐसा नहीं है इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होते, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो ज्यादा है इनमें, बट इनके यूनिट सेल में थोड़ा क्या है, स्पेस कम है कंपेरेटिवली, इसलिए इनकी डेंसिटी जो है वो थोड़ी कम है कंपेरेटिवली, देख रहे हैं हम, ठीक है। कंपेरेटिवली बाकी मेटल की कंपैरिजन में इनकी डेंसिटी थोड़ी कम है। अब डेंसिटी हमने बताया था, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये दो कंटेनर थे हमारे पास, और ये जो कंटेनर्स थे इनमें इस तरीके से हमारे जो हैं एलिमेंट्स रखे हुए थे। अब एक कंटेनर में मैंने उतने ही वॉल्यूम में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को रख दिया, एटम्स को रख दिया, और एक में बहुत कम, लेट्स से इसमें हमने बहुत कम रखे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे जो है क्लोज पैकिंग हो गई, बहुत ही क्लोज पैकिंग हो गई, और यहाँ पे क्या है, थोड़ी लूज पैकिंग है, ठीक है। तो यही बात बता रही है कि डेंसिटी, वेरी गुड आकांक्षा, ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, मास अगर दोनों का अलग अलग, वॉल्यूम अगर दोनों का सेम है तो किसमें ज्यादा मास रखा जा सकता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो पास कंजस्टेड से होके एक साथ एक डिब्बे में बहुत सारे भरे जा सकते हैं, तो उनकी डेंसिटी हाई हो जाती है। और जो जिनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थे वो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, उसमें हम कम ही एटम्स को प्लेस कर पाएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी इनकी क्लोज पैकिंग वालों की, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं बेटा, हाई डेंसिटी तो हमने देख लिया है, बट एक और चीज देखते हैं, दे आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज अ लिक्विड। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम आपका क्लियर करेंगे कि ये जो मेटल्स है जनरली दे आर सॉलिड, सारे सॉलिड होते हैं मर्क्यूरी को छोड़ के। अब एक बात देखेंगे, हमने पढ़ा है कि सॉलिड्स की डेंसिटी का ही पॉइंट एक बार कंटिन्यू करें, सॉलिड डेंसिटी हाई होती है लिक्विड से, क्यों होती है भाई, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, सॉलिड के ज्यादा होते हैं। बट आप अगर देखेंगे बेटा, ये जो लिक्विड मर्क्यूरी है यहाँ पे, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये लिक्विड है, भले ही ये लिक्विड है, बट इसकी डेंसिटी जो आयरन है उससे भी बहुत ज्यादा होती है, मल्टीपल फोल्ड ज्यादा होती है, ठीक है, मल्टीपल फोल्ड ज्यादा होती है मर्क्यूरी की डेंसिटी आयरन से भी।
तो कभी भी हम डेंसिटी डिफाइन करते टाइम ये नहीं बोलेंगे कि लिक्विड की डेंसिटी हमेशा सॉलिड से कम होती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ही बोलेंगे हमेशा, और कभी ये नहीं बोलेंगे, हम ऐसा पाप अपनी जुबान से कभी नहीं करेंगे, ऐसी बातें नहीं बोलेंगे कि मर्क्यूरी जो है लिक्विड है और फिर भी उसकी डेंसिटी जो है ज्यादा है सॉलिड से। ठीक है, तो ये सच है। तो डेंसिटी का सॉलिड लिक्विड गैस से कोई लेना देना नहीं है, डेंसिटी का लेना देना सिर्फ मास और वॉल्यूम से है। ठीक है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है कि एक लिक्विड है बहुत ज्यादा होती है सॉलिड से भी। ठीक है, इतना हार्ड सॉलिड आयरन, आयरन से भी बहुत ज्यादा होती है। ऑल राइट, तो ये हमने एक चीज सीखी यहाँ पे कि डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है। अब देखो ऐसे ही तो हम कहते हैं कि अब जो पानी है बहुत सारे सॉलिड उस पर फ्लोट करते हैं, पर बहुत सारे सॉलिड डूब भी जाते हैं। ठीक है, तो जैसे वुड्स होती है, लकड़ियां जो होती है पानी के ऊपर, अगर गीली लकड़ी हमने ली है, वेट है अगर हमारी वुड, तो वो ड्रॉप वहां पे उसमें डंप हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर सूखी लकड़ी हमने ली है तो वो तैरने लगती है। तो है तो दोनों सॉलिड, दोनों में डिफरेंस क्या है बताओगे बेटा? दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ जी, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो गीली लकड़ी है उसके अंदर जो पोर्स है उनमें फ्लूइड भरा हुआ है, सेल्यूलर फ्लूइड भरा हुआ, और सूखी लकड़ी खाली है अंदर से, उसके अंदर एयर फिल्ड है। तो डेंसिटी कहाँ से आ गई? दोनों का वॉल्यूम तो सेम था, बट एक में सॉलिड के साथ साथ लिक्विड भरा हुआ था और एक में सॉलिड के साथ गैस थी। तो गैस मतलब खाली जगह थी उसमें। ठीक है, खाली जगह थी उसमें, तो जिसकी वजह से दोनों की डेंसिटीज में डिफरेंस आया, और एक पानी से कम डेंसिटी रखता है और एक पानी से ज्यादा डेंसिटी रखता है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। दे जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा, मतलब जनरली लिखा है यहाँ पे, ऑलवेज नहीं लिखा, जनरली लिखा है। ऐसा क्यों? बिकॉज वी आर हैविंग टू मेटल्स हियर, दो ऐसे मेटल्स हम जानते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि दे मेल्ट ऑन आवर पाम। तो वो कौन से होते हैं? गैलियम Ga एंड सीजियम Cs। दीज आर द टू एलिमेंट्स, गैलियम एंड सीजियम, जो कि हमारी पाम के ऊपर ही मेल्ट कर जाते हैं। दे मेल्ट ऑन आवर पाम, अपनी हथेली पे रखते हैं वहीं पे वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमेशा हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट यहाँ पे दो मेटल एक्सेप्शन है। नेक्स्ट इज दे शोज अलोय फॉर्मेशन। अलोय क्या होता है? अलोय इज अ मिक्सचर, अलोय क्या है? मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है और मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। जैसे ब्रास जो है, ब्रास जो है वो मेटल मेटल का मिक्सचर है, बट अगर स्टील हम लेते हैं, स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसमें कार्बन नॉन मेटल की तरह भी यूज होता है। ठीक है भाई, ओके। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट, विच इज नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज करते हैं अब हम। ठीक है, मेटल की प्रॉपर्टी आई होप क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट, तो देखते हैं नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या है। सो दे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब देखते हैं, एक था मेटल जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे, बिकॉज इट वॉज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, इट वॉज हैविंग अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। बट यहाँ पे देखेंगे दे आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि हमने जब बोला था एटम कोई भी होगा, कोई भी स्मॉलेस्ट स्पीशी अगर हम बात करें एटम, वो किससे बना है? एक पॉजिटिव स्पीशीज से बना है, एक नेगेटिव स्पीशीज से, और एक न्यूट्रल स्पीशीज से, एक न्यूट्रल स्पीशीज। तो पॉजिटिव था प्रोटॉन, नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल था न्यूट्रॉन। इन चीजों से मिलकर बना है। तो ये कह रहे हैं कि दे गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। अब मान लो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हर एटम में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ लेट्स से हमने कोई स्पीशी ली, उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उठा के ले आया अपने पास, +1 इलेक्ट्रॉन लेके आया मान लो, है ना, जितने भी थे उनमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ लिया। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया, तो एक्सेस किसका हो जाएगा? नेगेटिव का एक्सेस हो जाएगा। लास्ट केस में क्या था? मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन निकले थे, इलेक्ट्रॉन निकले थे तो पॉजिटिव एक्स्ट्रा हो गया था, बच गया था वहां पे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि वो मेटल जो था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, डोनेट कर रहा था, और ये जो नॉन मेटल है ये गेन कर रहा है। तो आपने कभी किसी को ऐसे डोनेट करते देखा है? जब कोई
गेन करने वाला ही नहीं होगा तो डोनेट करने वाला किसको डोनेट करेगा? आप घर से निकले हैं कि आज जो है मैं अपना 100 रुपी नोट डोनेट करके आऊंगी, ठीक है, बट आप रास्ते में देखेंगे कोई ऐसा है ही नहीं जिसको जरूरत, कोई नीडी नहीं दिखा आपको, कोई ऐसा दिखा ही नहीं जिसको आप दे सके, कोई मांगने वाला ही नहीं दिखा, कोई नीडी ही नहीं दिखा, तो आप क्या किसी को डोनेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो डोनेट भी कब किया जाता है? जब सामने कोई गेन करने वाला। और यहाँ से आपको थोड़ी पिक्चर दिख रही है क्या, कि जब डोनेट करने वाला मेटल है और ये नॉन मेटल गेन करता है, तो नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? मेटल देता है इलेक्ट्रॉन और नॉन मेटल देता है इलेक्ट्रॉन। तो मेटल और नॉन मेटल में जब भी रिएक्शंस होती है तो यही होता है, मेटल व्हेन दे बाइंड विद मेटल, तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने किसको? नॉन मेटल को। तो इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? ओके, ऑल राइट। So if you have any doubts then please do comment down below. सेकेंड है दे आर नॉन लश्चरस। अब इनके पास एक्स्ट्रा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना, ऐसे शो ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं बैठे होते सरफेस पे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नहीं होते शो ऑफ करने के लिए, तो वो नॉन लश्चर ऐसे शाइन नहीं करते। बट एक्सेप्शन यहाँ पे है आयोडीन एंड ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है उसमें फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े होते हैं, थोड़े थोड़े फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो है ये मेटल जैसी कुछ कुछ हरकतें करता है। एक तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से कोई भी क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो पहली बात तो ये कंडक्ट करते हैं, और दूसरा इनके पास लश्चर भी होता है, क्योंकि दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल फिनोमिना है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्रेफाइट के पास है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अगेन हीट इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है नहीं, तो ये कंडक्टिविटी भी शो नहीं करते ज्यादा। ठीक है, ज्यादा क्या? बिल्कुल नहीं करते। ग्रेफाइट जो है वो कर लेता है, मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत कम, बाकी के भी करेंगे वो बहुत कम करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी फिर भी शो कर सकते हैं, हीट के लिए तो कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ करते हैं इसमें भी, क्योंकि हीट के लिए जब भी पार्टिकल ज्यादा कांटेक्ट में होते हैं, कोई भी पार्टिकल कांटेक्ट में होएगा तो एक की वाइब्रेशन दूसरे को फील होने लग जाएगी, वहीं से हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, वहीं से हीट ट्रांसफर हो रही है। नेक्स्ट, दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टिल। ना तो ये मेलिएबल है ना डक्टिल है, और दोनों का रीजन क्या था हमारा? इलास्टिसिटी, एंड नॉन मेटल्स आर नॉन इलास्टिक। तो इलास्टिसिटी तो है नहीं, तो ये क्या अपनी शेप कैसे मेंटेन करेंगे? तो इसलिए ना ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और ना ही इनकी लंबी वायर्स ड्रॉ की जा सकती है। राइट, दे आर नॉन सोनरस अगेन, एंड दे हैव लो डेंसिटी जनरली, क्योंकि लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। क्योंकि अच्छा, जो नॉन मेटल है ना वो हमें किसी भी स्टेट में मिल सकते हैं। नॉन मेटल सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं, गैस में भी मिलते हैं। कैसे? अगर हम बात करें कोई लिक्विड नॉन मेटल बताओ तो ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल। अगर सॉलिड की बात करें तो कार्बन। ठीक है, और गैसेस की बात करें तो बहुत सारी, O2, N2, H2, ये बहुत सारी हमारी गैसेस हैं। ठीक है, H2, उसके अलावा हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो गैसेस हैं ये सारी क्या है भाई? ये सारी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा? गैसियस फॉर्म में भी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी नॉन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है, कार्बन है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए इनकी जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है। ठीक है, इनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट। नॉन मेटल्स जो है दे में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो मैंने बता ही दिया, बिल्कुल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों है भाई? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस कम है, कुछ तो ऑलरेडी गैसेस है, कुछ लिक्विड है और कुछ सॉलिड है। बट एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट जो है उनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि उनके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं उनमें। ठीक है, अब हम आगे की क्लास में आपको बॉन्ड्स के बारे में बताएंगे क्या होते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब है कि ये इन्होंने जब जो बॉन्ड बनाए थे इनको जल्दी से तोड़ दिया जा सकता है, इनको जल्दी कम एनर्जी में ही अलग कर दिया। बट डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल है, उसके जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और उसका रीजन हमें देखना है कि वाई दीज बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। उसके लिए हम पढ़ेंगे आगे चल के, जैसे ही हमारे टॉपिक आते जाएंगे, तो जब हम बॉन्ड्स कराएंगे कि नेचर ऑफ बॉन्ड्स, उस टाइम पे आपको ये कराया जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट मूव करते हैं, दे आर जनरली नॉट हार्ड एंड हैव लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ।
इतने हार्ड नहीं होते क्योंकि ऑब्वियसली अगेन मास कम है। दे समटाइम शो एलॉय फॉर्मेशन व्हेन मिक्स्ड विद मेटल। तो अब नॉन मेटल जो है वो एलॉय फॉर्मेशन में काम आते हैं, एलॉय फॉर्मेशन में, क्योंकि एलॉयज जो है दे आर मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एज वेल। स्टील हमने जो एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसमें क्या है, मेटल के साथ नॉन मेटल भी, कार्बन जो है उसमें एडेड होता है नॉन मेटल। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट मूव करते हैं मेटलॉइड्स। What are metalloids? Elements which have properties intermediate between those of metals and non-metals are called metalloids. अब देखो भाई, कुछ मेटल्स होते हैं एक्सट्रीम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के काम आते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं एक्सट्रीम जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के काम आते हैं, और कुछ होते हैं थोड़ा न्यूट्रल से जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंड करता है, उनका ऐसा मन नहीं करता कुछ करने का, है ना, वो दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, उनका ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बीच के हैं वो दोनों की प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे प्रॉपर्टी, इनका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है। हम बोलेंगे नॉन मेटल की एक स्पेसिफिक, सॉरी, मेटलॉइड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो नहीं होती। मेटलॉइड में दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी होती है। ठीक है, तो मेटलॉइड्स ऑफन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब जैसे कि ऑक्साइड की हम बात बता दें, मेटल जो है वो बताता है बेसिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है भाई, नॉन मेटल जो है भाई, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो मेटलॉइड है ये बनाएंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब क्या मतलब है बेसिक ऑक्साइड का, एसिडिक ऑक्साइड का और एम्फोटेरिक ऑक्साइड का? अगर किसी को पता है इनका मतलब, बेसिक ऑक्साइड मेटल क्यों बनाता है, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड क्यों बनाता है, मेटलॉइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों बनाता है, तो जल्दी से प्लीज बताए कॉमेंट करके। वाई मेटल्स फॉर्म्स बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड? कैसे है ये बात सच? तो देखते हैं, मेटल, लेट्स से हमने कोई लिया सोडियम, ठीक है, तो ये कहते हैं कि इस मेटल का ऑक्साइड जब हम लेते हैं, उसको जब हम पानी में डालते हैं, ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा पूरा, अभी बस इंट्रोडक्टरी बता रही हूँ कि हम कोई मेटल का जब ऑक्साइड लेके उसका रिएक्शन कराते हैं वाटर से, तो हमें मिलता है NaOH, जो कि एक बेस होता है। तो मेटल जो है वो कहीं ना कहीं आगे चल के बेस बनाते हैं, यहां से जान लो। नॉन मेटल जो है, लेट्स से हमने CO2 ले लिया है, उसको जब हमने पानी में डाला H2O के साथ, तो वो क्या बना लेगा, H2CO3। तो ये एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो इसने बनाया बेस, मेटल ने बेस बना लिया, नॉन मेटल ने एसिड बना लिया। तो मेटलॉइड क्या करेगा, मेटलॉइड क्या करेगा, अब जो बेस है, देखो बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। अब जो मेटलॉइड्स हैं दे रिएक्ट विद बोथ, वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो बेस के साथ भी, मतलब उनके पास एसिडिक प्रॉपर्टी भी है और बेसिक प्रॉपर्टी भी है इनके ऑक्साइड्स के पास। उसी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज ये शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटलॉइड्स ऑफन हैव बिहेव एज सेमी कंडक्टर्स। अब मेटल कंडक्ट करेंगे, नॉन मेटल कहता है हमें कंडक्ट नहीं करना, मेटलॉइड क्या करेंगे, वो बीच के हैं तो थोड़ा थोड़ा कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो दे आर सेमी कंडक्टर्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। जिसका मेन जो सेमी कंडक्टर्स है हमारे पास वो है बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, तो देखते हैं, टोटल यही हमारे पास 7 मेटलॉइड्स हमने बताए थे, तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड पोलोनियम। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको, यही हमारे पास मेटलॉइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, यही मेटलॉइड्स प्रेजेंट है हमारा, इनको याद रखना। ये जो मेटलॉइड्स है, तो हमने आज किया है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड की प्रॉपर्टीज, जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कंपाउंड्स पढ़ना शुरू करेंगे। आज हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ ली है। प्योर क्या होते हैं, प्योरिटी का एक क्राइटेरिया बताया था मैंने, क्या क्राइटेरिया था बेटा, वो कोई भी सब्सटेंस अगर प्योर है उसको चेक करना हो तो उसको मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे। अगर एक फिक्स पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है, वो एक फिक्स पॉइंट पे मेल्ट हो रहा है, देन इट इज प्योर। अगर वो एक रेंज में मेल्ट हो रहा है, देन इट इज इम्प्योर। ठीक है, तो प्योरिटी में आज हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट कल जो दूसरी प्योर चीज पढ़ेंगे वो हम कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कनेक्टेड रहिए, बिल्कुल वीडियो को देखते रहिए, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। कल 7 बजे मिलता है इसी टाइम। और हमारा चैनल वेद साइंस फाउंडेशन को जाके चेकआउट करो भाई, उस पर वीडियोस डल चुकी हैं, उस पर वीडियोस जा रही हैं आपकी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, जाके देखो उसको, जल्दी जाके देखो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।